जय हिंद दोस्तों, आरके स्टूडेंट टीम में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 से संबंधित भौतिकी के ऐसे चुनिंदे प्रश्नोत्तर को लाया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और ये विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आपकी फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रतिरोध हो जाएगा सी 4 गुना। कितना होगा दोस्तों? सी 4 गुना। चलिए देखते हैं इसका आंसर 4 गुना कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि क्वेश्चन में कहा गया है कि लंबाई को खींचकर, या जब किसी चालक तार को हम खींचकर लंबा करते हैं उस स्थिति में उसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी मान लेते हैं कि जो नया वाला आयतन है वो V1 है और पुराने वाला आयतन क्या है? वो V है। हम आयतन को लिख सकते हैं एरिया इंटू चालक तार की लंबाई, और इधर लिख सकते हैं यानी A1 L1 बराबर लिख सकते हैं इधर AL, यानी पुराना एरिया जो A है और पुराना वाला लेंथ है L है। नई वाले लेंथ को हमने L1 और नए वाले एरिया को हमने A1 ले लिया। दोस्तों वॉल्यूम में बदलाव नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए, तो कहा गया है कि जो नया वाला लेंथ है यानी जो खींचा जा रहा है तो कितना हो गया? दोगुना हो गया। यानी L1 जो है वो किसके बराबर है? 2L के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1 2L बराबर AL हो सकता है। दोस्तों यहाँ से अगर L कट जाएगा तो A1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो A1 बराबर हो जाएगा दोस्तों A/2K। हमें रेसिस्टेंस निकालना है R, तो R बराबर अपने फॉर्मूला पर रखा है। R बराबर क्या होता है? रो L बाई ए होता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमारा चूंकि नया वाला प्रतिरोध निकालना है इसलिए हम लिख देंगे R1 बराबर क्या हो जाएगा? रो L1 बटा में A1 हो जाएगा। दोस्तों अब बैठा लें यहाँ सबका मान। अब देखेंगे रो तो रो रहा, L1 का मान देखिए, L1 का मान कितना हो गया? यहाँ देखेंगे L1 किसके बराबर है? 2L के, तो L1 हो गया 2L। और दोस्तों A1 का मान किसके बराबर है? A1 का मान A/2 के बराबर है। A1 का मान किसके बराबर है? A/2 के, तो ये हो गया A/2। यानी ये 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। जब 2 दोस्तों ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 दूनी के 4 रो L बटा A। इस प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों पुराना रो L/A का ये कितना टाइम्स हो गया? यानी रो L/A का कितना गुना हो गया? 4 गुना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? 4 गुना। आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समरूप, ऑप्शन बी त्वरित, ऑप्शन सी अपवाही, ऑप्शन डी अवमंदित। आप जानते हैं इसके बारे में कि जब किसी चालक के सिरों पर जब विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन मूवेबल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति कहाँ होती है? तो ये होती है आपके निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर। क्योंकि तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज चूंकि ऋण ध्रुव पर निगेटिव चार्ज है इसलिए निगेटिव चार्ज को धक्का देता है यानी विकर्षित करता है, और निगेटिव चार्ज यानी जो पॉजिटिव चार्ज है आपका धन ध्रुव वो क्या करता है? निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसलिए आपके जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है, जबकि आपके धारा का प्रवाह वो धन से ऋण की ओर होता है। जब ये ऐसे जब धारा का और इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो इस स्थिति में उनका कोलिजन होता है यानी टक्कर होता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? या तो उनकी गति लगातार जो उनकी गति है उन पर इफेक्ट पड़ता है वो लगातार। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा अपवाही यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर सी सही हो जाएगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो अपवाही गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको 1 ओम के 3 संयोजन दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। आपको बताना है कि अगर 1 ओम के, यहाँ देखेंगे मैंने गाढ़े राइटिंग में 1 ओम लिख दिया है, तो आपको पूछा गया है कि 1 ओम के संयोजन से आपके जो न्यूनतम प्रतिरोध कितना मिलेगा। तो आप जान रहे हैं कि अगर हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में अगर सजाते हैं या रखते हैं तो प्रतिरोध का मान जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो बढ़ जाता है। फिर से सुनेंगे दोस्तों, अगर हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में रखते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन अगर हम उन्हीं प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में रखते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है। अतः जो 1 ओम वाला जो संयोजन की बात कही जा रही है इसको कैसा रखा जाएगा दोस्तों? इसको समानांतर क्रम में रखा जाएगा। तो यानी 1 ओम के 3 प्रतिरोध को हम समानांतर क्रम में रखते हैं और उसका आंसर निकालते। चलिए दोस्तों देखते हैं कितना आंसर आएगा।
1 ओम के 3 प्रतिरोध है, उसका समतुल्य प्रतिरोध हम लोग निकाल के देखते हैं। चलिए, तो ये आपके सामने देखेंगे 1 ओम के, यानी आर कितना है, आर का मान कितना है 1 ओम, और ऐसे कितने आर हैं, यानी ऐसे कितने रेजिस्टेंस है 3। तो चलिए दोस्तों, तो हम समतुल्य निकालते हैं। 1/R इक्वल टू 1/R1 का मान 1 ओम, 1/R2 का मान भी 1 ओम, और 1/R3 का मान भी 1 ओम। यानी चलिए इसका मान अगर एलसीएम करेंगे तो 1 होगा, और ऊपर 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3/1। इधर आर को पलटेंगे तो इधर 1/3 बदल जाएगा, तो आर बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, उलट जाएगा, उधर आर उल्टा तो इधर ये भी उलट जाएगा, यानी 1/3 ओम। आंसर कितना हो जाएगा 1/3 ओम। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 1/3 ओम आपके कहाँ है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी 1/3 ओम। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, विभवांतर या उच्च एवं निम्न प्रतिरोध दोनों। व्हीटस्टोन ब्रिज सामान्यतः प्रतिरोध का ही मान निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी आप इसमें 3 नॉन रेसिस्टेंस होते हैं और एक अननोन रेसिस्टेंस होता है, यानी 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं ब्रिज में। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर फिगर देखा होगा तो उसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एक अज्ञात प्रतिरोध होता है। उसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना होता है। तो इसमें पूछा गया है कि वह अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध कैसा होगा, उच्च होगा, निम्न होगा या फिर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोध से मापे जा सकते हैं। यानी 4 का उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी, उच्च एवं निम्न प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोध माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम लंबाई पर, ऑप्शन बी अधिक लंबाई पर, ऑप्शन सी उतनी ही लंबाई पर, या ऑप्शन डी किसी भी लंबाई पर नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि E1/E2 बराबर L1/L2। सिंपल बात है, अगर E1 के लिए लंबाई के मान को बढ़ाएंगे तो E2 के लिए भी लंबाई का मान उसके समानुपाती में बढ़ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक लंबाई पर। क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका उत्तर अधिक लंबाई पर। यानी अगर विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो जिस बैटरी का हमें मान निकालना होगा, जिस बैटरी का हमें विभवांतर निकालना होगा, उसके लिए भी लंबाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर अधिक लंबाई हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, अधिक लंबाई पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तांबे के तार। क्वेश्चन नंबर 6, तांबे के तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाए तब प्रतिरोध क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ए दोनों तार का घटेगा, ऑप्शन बी दोनों तार का बढ़ेगा, ऑप्शन सी तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा, ऑप्शन डी जर्मेनियम का तार का घटेगा और तांबे का तार का बढ़ेगा। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा और वहाँ के बाद आपको जस्ट बताया गया होगा कि अगर जो धातु होते हैं, तो तांबा धातु है, तो धातु होते हैं, तो अगर धातु का ताप बढ़ाया जाए तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है। तो अगर ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ रहा है तो सिंपल थ्योरी है कि ताप अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध घटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल घटना चाहिए और घटता भी है। यानी जब हम धातु का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाते हैं तो उनका प्रतिरोध घटता है, क्योंकि धनात्मक ताप गुणांक वाले होते हैं, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट व रेजिस्टेंस होते हैं, यानी इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसका मतलब यानी ताप घटाएंगे तो इनका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अर्थात तांबे का तार का प्रतिरोध घटेगा और जर्मेनियम तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। और जर्मेनियम के बारे में बता दो दोस्तों, जर्मेनियम क्या है, उपधातु है और उपधातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। ध्यान सुनेंगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो यानी यहाँ पे चूंकि ताप घटाया जा रहा है, 80 केल्विन ताप क्या है, ताप घटाया गया है, तो ताप घटाया गया है दोस्तों। तो इस स्थिति में चूंकि ताप बढ़ाने पर ये घटता है और यहाँ ताप घटाया गया है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। यानी जर्मेनियम तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी ऑप्शन दोस्तों सी, ऑप्शन सी इसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं दोस्तों। कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगा। आपके ऑप्शन है आधा, ऑप्शन बी दोगुना, ऑप्शन सी चौगुना, ऑप्शन डी स्थिर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोगुना। आंसर क्या हो जाएगा,
बी दोगुना। चलिए कैसे दोगुना होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। स्थिर विभवांतर पर जो विभवांतर है वो स्थिर रखा गया है और प्रतिरोध आधा कर दिया गया है। चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे इसका आंसर दोगुना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसका आंसर दोगुना होगा। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है कि विभवांतर स्थिर रखना है, विभवांतर स्थिर रखना है। और दोस्तों क्या कहा गया है, v बराबर क्या होता है आई आर, क्या होता है v बराबर आई आर। ये जो है फिक्स है यानी विभवांतर स्थिर है और प्रतिरोध को आधा कर दिया गया, प्रतिरोध को आधा कर दिया गया। तो जब ये इस v को स्थिर रखना है, प्रतिरोध को आधा करना है, तो धारा कितना हो गया दोस्तों, धारा हो गया दोगुना। धारा कितना हो जाएगा, जिस परिपथ से ये बात कही जा रही है अगर उस परिपथ का विभवांतर स्थिर रखा जाए, प्रतिरोध को आधा कर दी जाए, तो धारा अपने आप क्या हो जाएगा, दोगुना। अब हीट का फॉर्मूला जानते होंगे, H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। इसे हम कहते हैं जूल के नियम से ये आता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी उष्मा का मात्रक जूल होता है उन्हीं के नाम पर। चलिए तो I का मान कितना हो गया 2I। यहाँ से मैंने बताया कि अगर प्रतिरोध को आधा करेंगे धारा दोगुना हो जाएगी। तो I का मान कितना है 2I, तो हम लिख सकते हैं 2I का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर है तो 2I का, चूंकि I का वैल्यू 2I में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ समझाया हूँ मैं, ध्यान देंगे। और R का मान किसके बराबर है, R बाई 2 के, इन 2 क्या है, टी से कोई मतलब है नहीं, उसको टी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको, इधर मैं हल कर दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4I इंटू आर बाई 2 इंटू टी। ये देखिए 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आई स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ गया मेरा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप देखेंगे 4 कट गया तो कितना बचा, 2 बचा क्या आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या बचेगा, 2I स्क्वायर आर टी। यानी अब देखेंगे पहले आई स्क्वायर आर टी है, पहले क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन ये जो प्रक्रिया की गई, प्रतिरोध को आधा किया गया विभवांतर को स्थिर रख के, तो आपका आंसर देखिए आई स्क्वायर आर टी में कितना से मल्टीप्लाई हो गया है, 2 से, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोगुना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दोगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मात्रक है। 8 नंबर क्वेश्चन है एम्पियर घंटा मात्रक है। आपके ऑप्शन है शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी विभवांतर का। सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, जी हाँ आवेश का। किसका मात्रक है, आवेश का। चलिए देखते हैं कैसे। आप जानते हैं Q बराबर होता है आई टी, Q बराबर क्या होता है आई टी, आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और टी का मात्रक यहाँ पे आवर दिखा दिया गया है। ऐसे आपने एम्पियर सेकंड पढ़ा होगा, परंतु यहाँ टी को किस में दिखाया गया है, घंटे में। तो आई से एम्पियर और टी से घंटा आया, यानी टी समय से घंटा आया, इसलिए इसका आंसर आई टी। तो क्यू क्या है, क्यू किसको दिखाता है, आवेश को। तो क्यू बराबर आई टी यानी आई एम्पियर टी घंटा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो गया, आवेश का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो इनका सम्मिलित शक्ति कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार भी एग्जामों में, और अच्छे अच्छे एग्जामों में भी ये सब क्वेश्चन आता है। चलिए तो इसके बारे में समझते हैं। इसका आंसर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी आपके 2400 वाट, ऑप्शन सी 30 वाट, या ऑप्शन डी 24 वाट। जी हाँ, इसका दोस्तों आंसर होगा 24 वाट। जी 24 वाट कैसे आएगा, चलिए इसको समझ लेते हैं। 24 वाट, 9 का आंसर 24 वाट यानी ऑप्शन डी कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं कैसे 24 वाट आएगा। तो P के लिए अगर P श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कि 1/P यानी समतुल्य जो आपका पावर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। आपके P1 और P2 के मान है 1/60 और 1/40। आप एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, यानी 2 3 प्लस 5 यानी 5/120, यानी काटेंगे आप तो यानी P बराबर क्या हो जाएगा 120/5। आप काट देंगे 5 से इसे तो 5 दूनी 10 5 के 20, यानी आपका 24 वाट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा दोस्तों इसका, 24 वाट। इसका 9 का आंसर डी हो गया दोस्तों, 24 वाट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। कह रहा है कि 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 5 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 5 वेबर, या ऑप्शन डी नॉन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा, टेस्ला किसका मात्रक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, यहाँ पे स्पष्ट पता ही चल रहा है क्वेश्चन से ही। तो ये किसके बराबर होगा, 5 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर के, या ए ऑप्शन होगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के, या ऑप्शन सी 5 वेबर ही होगा, या डी कोई नहीं होगा। चलिए इसके बारे में हल्का समझ लेते हैं। जैसे कि अगर बता दूं
तो आपके चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है बी बराबर फाई बाई ए। क्या होता है? फाई। ये फाई क्या बता रहा है? आपका फाई बता रहा है, ये फाई बता रहा है चुंबकीय फ्लक्स को। किसको बता रहा है? चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। और ए बता रहा है एरिया को, यानी मीटर स्क्वायर। यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा अगर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? टेस्ला। और टेस्ला को हम किसके बराबर कह सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर के। यानी 5 टेस्ला किसके बराबर हो जाएगा? 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। यानी ऑप्शन देखेंगे जिसमें 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन है। चलिए देखते हैं किसमें 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। देखते हैं कौन सा है जो कि 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए ज़रूर हमारे बेल आइकन को दबाएं कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।